नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से, जहां 8 अप्रैल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने वाला है। अहमदाबाद में होगा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस की बनेगी आगामी रणनीति। प्रदेश जिला अध्यक्षों को लेकर होगा मंथन। लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार पर होगी समीक्षा। कांग्रेस का संगठन की मजबूती पर जोर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। तो अधिवेशन में 50 से राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता करेंगे शिरकत। 64 साल बाद 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। अधिवेशन का टैगलाइन न्याय पथ, संघर्ष, समर्पण, संकल्प। तो राजधानी रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन। अहमदाबाद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का होगा आगाज। अधिवेशन में कांग्रेस की बनेगी आगामी रणनीति और प्रदेश जिला अध्यक्षों को लेकर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस मंथन में शामिल होंगे। तो रायपुर में 8 अप्रैल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। अहमदाबाद में होगा 2 दिवसीय अधिवेशन। अधिवेशन में कांग्रेस की बनेगी आगामी रणनीति। और सीधे देखिए लाइव। मेरा देश सेवा का अवसर ये सौभाग्य विशेष है। ये अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना मध्य प्रदेश है। लोक प्रशासन की यह शाला मध्य प्रदेश अकादमी हमें सिखाती कर्म केंद्र में हो समाज और आदमी। सेवा में नेतृत्व प्रशासन समझ भावना से युक्त हो। हम जन से है लक्ष्य हमारा, जन का हित जन का सुख हो। नवाचार विज्ञान और तकनीक हमारे साधन हो। विकास संकल्प प्रकृति श्रम निष्ठा के संसाधन हो। वेतन भोगी नहीं समर्पित सेवक और सिपाही हम। संवेदन से युक्त प्रगति के मंत्र दिन के साथी हम। निर्भय होने स्वार्थ निरामय ऐसा तंत्र बनाएंगे। पारदर्शिता से सुदूर तक लोक लाभ पहुँचाएंगे। देशभक्ति ईमान धर्म नैतिकता को अपनाएंगे। राज्य भार पर हम विकास का उज्ज्वल तिलक लगाएंगे। ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अकादमी का संकल्पवान अकादमी के उद्देश्यों और मूल्यों को समाहित किए हुए, जिसे वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव जी ने अपनी कलम से रचा। और इसके उपरांत अब अतिथि देवो भव की शाश्वत परंपरा का निर्वहन करते हुए हम स्वागत करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री सचिन सिंह सर से। बहुत बहुत धन्यवाद। संवेदन से युक्त प्रगति के मंत्र दिन के साथी हम। निर्भय होने स्वार्थ निरामय ऐसा तंत्र बनाएंगे।
पारदर्शिता से सुदूर तक लोक लाभ पहुंचाएंगे। देशभक्ति ईमान धर्म नैतिकता को अपनाएंगे। राज्यभार पर हम विकास का उज्ज्वल तिलक लगाएंगे। ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अपनी प्रशासन अकादमी, ये अकादमी का संकल्पदान अकादमी के उद्देश्यों और मूल्यों को समाहित किए हुए, जिसे वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव जी ने अपनी कलम से रचा। और इसके उपरांत अब अतिथि देवो भव की शाश्वत परंपरा का निर्वहन करते हुए हम स्वागत करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री सचिन सिन्हा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं संचालक श्री मुर्मू रहमान खान साहब से निवेदन करता हूं कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय द्विवेदी का स्वागत है। संचालक महोदय से मेरा निवेदन है कि वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री राजा बाबू सिंह जी का स्वागत करें। हम बॉस महोदय से अभिनंदन करने के उपरांत मैं विनम्र निवेदन करता हूं महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री सचिन सिन्हा सर से कि वे स्वागत उद्बोधन है, साथ ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय है। राज्य सेवा के अधिकारियों के संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय द्विवेदी जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री राजा बाबू सिंह, संचालक प्रशासन अकादमी श्री खान, कार्यक्रम में उपस्थित सभी संकाय सदस्य, गणमान्य अतिथि एवं उपस्थित ऑफिसर ट्रेनिंग प्रशिक्षु अधिकारियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है तो भारत के विकास को गति देना, ये प्रधानमंत्री का मंतव्य है। और इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 2025 बैच के राज्य सेवा के अधिकारियों में उप जिला अध्यक्ष 25 अधिकारी हैं, उप पुलिस अधीक्षक के 22 अधिकारी हैं तथा राजस्व विभाग नायब तहसीलदार के 36 अधिकारी हैं। कुल 83 अधिकारियों के लिए ये फाउंडेशन कोर्स आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कर्मयोगी के अनुरूप प्रशिक्षुओं में प्रबंधन एवं नेतृत्व कौशल का विकास करना, सुशासन एवं लोक सेवा की गुणवत्ता, व्यवस्थाओं को जवाबदेह, पारदर्शी, मित्रवत एवं संवेदनशील बनाना तथा संविधान की मूल भावना के अनुरूप मैदानी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण का उद्देश्य मध्य प्रदेश की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य से सभी ऑफिसर ट्रेनिंग्स को परिचित कराना, लोक सेवकों में चुनौती और अवसर की प्रति समझ विकसित करना, नीति, नियम, कार्यक्रम, परियोजनाओं की जानकारी देना एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौशल विकास करना। प्रशिक्षण में कुल 135 सत्र होंगे जो 7 हफ्ते चलेंगे। इसमें लोक प्रशासन, विधि, प्रबंधन, अर्थशास्त्र एवं वित्त, विकास एवं सुशासन, IT एवं अन्य सभी प्रकार के विषय इसमें शामिल किए गए हैं। व्याख्यान में 30% सैद्धांतिक और 70% व्यवहारिक सत्र होंगे। व्याख्यान हेतु IFM, NLUI एवं अन्य संस्थानों के विशिष्ट विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। व्यवहारिक सत्र हेतु सेवानिवृत्त एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, NGO या कॉर्पोरेट सेक्टर के विशेषज्ञ ये भी इसमें शामिल होंगे। इन 7 सप्ताहों में 5 सप्ताह अकेडमी में व्याख्यान एवं पैनल चर्चाओं में होता है। 1 सप्ताह प्रदेश के आदिवासी जिले में ग्रामीण अध्ययन एवं भ्रमण आयोजित किया जाता है। अंतिम सप्ताह में परीक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है तथा ग्रामीण भ्रमण के उपरांत सभी प्रशिक्षु अधिकारी विशेषज्ञों के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा का भी समाहित किया गया है। प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रतिदिन योग, ध्यान एवं शारीरिक अभ्यास की व्यवस्था है। अकेडमी में हार्टफुलनेस संस्थान एवं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ MOU किया हुआ है।
भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत विज्ञान, चिकित्सा, गणित के 2 राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 2023 में आईगॉट पोर्टल पे अपलोड करने वाले प्रथम API में इनकी अकेडमी शामिल है। आधारभूत संरचनाओं में जो प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए उपयोगी साबित होंगी। यहाँ पर 43 एकड़ भूमि पर ऑडिटोरियम हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैठक के लिए सिंडिकेट रूम्स, मिनी थिएटर इत्यादि उपलब्ध हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों के लिए स्वर्ण जयंती सभागार है। इंटरनेट सुविधा पूरे प्रांगण में उपलब्ध है। ऑडिटोरियम के अलावा प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों के लिए सभी कमरों में बैठने की क्षमता भी 1200 से अधिक है। छात्रावास हमारे 2 हैं, जिसमें लगभग 400 अधिकारी रुक सकते हैं। पुस्तकालय में करीब 40,000 पुस्तकें शामिल हैं, जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी आती हैं और उनके रखरखाव प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालन किया जाता है। अकेडमी में फील्ड सुविधाएं, जिसमें योगा सेंटर, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्क्वॉश कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संघ लोक सेवा आयोग के ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी हम 15 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का राज्य प्रशिक्षण होता है। लोक सेवा आयोग के फाउंडेशन कोर्स और इंडक्शन कोर्सेज होते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के मिड करियर कोर्सेज भी आयोजित किए जाते हैं तथा इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारतीय आर्थिक सेवा और विदेश सेवा के अधिकारियों का भी प्रशिक्षण यहाँ होता है। अकेडमी में सेटकॉम सेंटर है, महिला संसाधन केंद्र है, फुडको चेयर है, ज्ञान प्रबंधन और सुशासन केंद्र है और सेवोत्तम सेल है, जो अलग अलग विषयों पर अपने व्याख्यान मालाएं आयोजित करते हैं। नरोना व्याख्यान श्रृंखला एक प्रेस्टिजियस इवेंट है, जिसमें अकेडमी में प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। भारत शासन की परियोजनाएं जो इस अकेडमी में चल रही हैं, उसमें मिशन कर्मयोगी, सभी के लिए प्रशिक्षण, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि शामिल है। आईगॉट पोर्टल पर हमने 100 से अधिक कार्यक्रमों को तैयार किया है और उनको अपलोड किया जा रहा है। हम सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध हैं। आप सभी का मैं इस फाउंडेशन कोर्स कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक महोदय। एक ओवरव्यू आपको इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मिला होगा और अब हमारे बीच उद्बोधन के लिए उपस्थित हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री राजा बाबू सिंह। मैं अनुरोध करता हूं श्री राजा बाबू सिंह से कि ये संबोधित करें। एसडीएम, डीवाईएसपी, नायब तहसीलदार के इस संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय दुबे जी, महानिदेशक अकादमी, संचालक अकादमी, पत्रकार बंधु, यंग ऑफिसर्स, मैं आप सभी का आज इस फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि आप अपने प्रशिक्षण की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ आशीर्वाद के संरक्षण तले प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय यहाँ ये जो 23 यंग ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर 7 वीक्स का फाउंडेशन कोर्स करने के बाद 1 वीक के लिए ये मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी में जाएंगे, जहां पे मजिस्ट्रेट्स का मशीनल पावर्स के विषय में और लैंड ऑर्डर के सिचुएशंस में पुलिस और मजिस्ट्रेसी का कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स वहीं रह जाएंगे और उनका 1 साल का 2 चरणों में बेसिक कोर्स होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान में अपराधों का स्वरूप बहुत बदल गया है। अब ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब, ड्रोन थ्रेट इत्यादि के अपराध ज्यादा प्रमुखता से घटित हो रहे हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज
1 जुलाई 2024 से प्रचलन में आ गए हैं। इनमें तकनीकी का उपयोग का एलिमेंट ज्यादा है। इसके लिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो 6 पिलर्स हैं, पुलिस, हेल्थ, फोरेंसिक्स, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट, जेल, इन सभी के बीच डिजिटल सिनर्जी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं न्यू क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह करते हैं और हमें निर्देश देते हैं कि इस डिजिटल सिनर्जी को और मजबूत कैसे किया जाए। हम डिजिटल एज में रह रहे हैं और इस समय पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एक बज़वर्ड है। सिटीजन जर्नलिज्म, ऑनलाइन पत्रकारिता, प्रतिदिन अनरेगुलेटेड ऑनलाइन पोर्टल की मशरूमिंग, इनमें इच्छित परसेप्शन मैनेजमेंट और समाज में छद्म चेतना, स्यूडोकांसिस प्रकार से पीजी और यूजी करके आप आए, लेकिन ये जिंदगी का नया अध्याय लिख रहा है। अब आप बर्फ बनने की स्थिति में आ गए और इस बर्फ के आधार पर आप अपनी अपनी जिंदगी की इन सारी, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास किया, उन सब में आपकी अपनी भूमिका होगी। अच्छे परिवार के सदस्य के नाते से भी आपकी अपेक्षा होगी, अच्छे कुशल अफसर के प्रकार से आप अपने लिए सबसे पहले तो खुद से खुद को ही जानना जरूरी। हम कभी कभी ये भूल ही जाते हैं कि हम क्या है, हमारे परिवार का संबंध कितना कितना चलेगा, कैसे कैसे चलेगा। और ये जो प्रशासन के साथ, शासन के साथ जुड़ करके काम करने जा रहे हैं, इसकी भी आयु है। इसकी आयु तो हमको मालूम रिटायरमेंट की आयु से जोड़ देंगे, लेकिन एक आयु और भी आपके सब रिश्ते नातों की भी बनती है। इसको सरल भाषा में समझाए तो ऐसे भी समझा सकते हैं कि हमारे अपने परिवार में अगर संबंधों की परिभाषा देखेंगे तो हमारी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, बच्चों, सबकी एक स्केल है। उस स्केल के बाहर कोई नहीं। हमारे नाना रहमान साहब, संचालक प्रशासन अकादमी, अभी हमारे लिए एक तरह से पूरी आउटलाइन बन गई है, जिसके सत्र के कारण से हम यहाँ बैठे हैं। सचिन सिन्हा जी ने विस्तार से इस प्रशिक्षण की अंदर की बारीकियां बताने का प्रयास किया। से मैं गौर कर रहा था, आपने सबने भी देखा होगा, और उसी भी बात को विस्तारित रूप से राजा बाबू सिंह और अपने संजय जी ने किया है। मैं सबका तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा था कि ये प्रशिक्षण आपका प्रारंभ हो रहा है, शिक्षण आपका हुआ ही है। तो ये शिक्षण प्रशिक्षण से हम अपनी स्कूली जीवन से शुरू करते हैं तो ध्यान में आता कि ये पढ़ाई परीक्षा पढ़ाई वहाँ हमारे लिए वो खत्म हुई और ये दूसरी पढ़ाई चालू हो गई। तो ये पढ़ाई के बाद का शिक्षण के बाद प्रशिक्षण, और इस प्रशिक्षण के भी 2 हिस्से कर दिए, 25 यहाँ और 1 साल फिर मैदान, तो फिर परीक्षा सिर पर तैयार। तो ये परीक्षा की जो अपनी परेशानी है, शिक्षण प्रशिक्षण की जो अपनी महत्ता है, इस शिक्षण प्रशिक्षण की महत्ता आखिर हमको सिखा क्या है, हमारे लिए अपने इस पिंड का महत्व क्या है, हम ये कब इस झंझट से बाहर आएंगे। और अभी तो ये यहीं की बात कर रहे हैं। आप में से अब कई सारे लोग अपने कोई वैवाहिक जीवन में चला गया होगा, कोई जाने वाला होगा, उसकी अपनी माँ घर के अंदर अलग से परीक्षाएं चालू होगी, हमारे अपने परिवार के अंदर व्यवहार के लिए परीक्षाएं चालू होगी। आप बड़ी पोस्ट पर बैठ गए तो कई सारे आपके मित्र वर्ग की उनके अलग आपसे अपेक्षा चालू होगी। इन सब तालमेल में जिंदगी का पता ही नहीं चलता कि कहां से आए, कहां पहुंचे और आखिर करा क्या हमने। लेकिन इसी से इसके आगे कोई समाधान भी नहीं। इसको अगर मिशन कर्मयोगी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा आयोग बनाया और इस पर काम भी कर रहे हैं। और इस पे क्या काम कर रहे हैं, आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, आखिर ये करना तो है ही, इससे बाहर कौन आएगा। बड़ा मजेदार, कई प्रकार से इसको समझने समझाने का प्रयास करें, जैसे आपको ध्यान में आएगा कि हम आखिर है क्या।
हम क्या करने आए, हमारा करने कराने का ये जो सिलसिला ईश्वर ने जो दिया तो वो किस प्रकार से दिया। सरल भाषा में कभी कभी लगता है कि हम ईश्वर की संतान है तो हमारे अच्छे बुरे का परिणाम भी ईश्वर पे आना चाहिए। ईश्वर पे दिया उनने ही, तो वो आप मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है तो आत्मा में परमात्मा भी है, परमात्मा की हम देन है, तो आत्मा और परमात्मा की देन के बीच में हम अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे तो भी ईश्वर हमको अपने इस अभियान में सहभागी मानना चाहिए, और बुरा करेंगे तो भी ईश्वर पे दोष आना चाहिए। ईश्वर कैसे बच सकता है, ये मन में प्रश्न आता है तो ध्यान में आता है कि ईश्वर उसमें कैसे बच के निकलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मैं भावार्थ बताऊं, जैसे जल से बर्फ बनता है, और जल से जब बर्फ बन जाता है तो फिर बर्फ में जल नहीं होता है क्या? बर्फ सॉलिड हो गया, फिर बर्फ पिघलेगा तो जल आ जाएगा। जल से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बनता, लेकिन बना हुआ बर्फ आपको बर्फ के रूप में ही रहेगा, उसके अपने सारे गुणधर्म जो दिखाई देंगे, ये उसी प्रकार से काम कर। तो ये हमारे लिए इसी प्रकार से ये अपने अंदर ईश्वर ने मौका जरूर दिया है, लेकिन आखिरकार उस सारी बातों के लिए जवाबदार आप ही हो। आपको इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर उसमें केवल आपको जल से बर्फ बनाने की प्रोसेस में जल से बर्फ बनने का अवसर दे रहा है, लेकिन उसके बाद वापस जल बनना है। तो एक तरह से जब आपका इस प्रशिक्षण की अवधि में जब अपने शिक्षण सारे पूरे हो गए, कोई एमए करा होगा, कोई जिस प्रकार से पीजी और यूजी करके आप आए, लेकिन ये जिंदगी का नया अध्याय लिख रहा है। अब आप बर्फ बनने की स्थिति में आ गए, और इस बर्फ के आधार पर आप अपनी अपनी जिंदगी की इन सारी, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास किया, उन सब में आपकी अपनी भूमिका होगी। अच्छे परिवार के सदस्य के नाते से भी आपकी अपेक्षा होगी, अच्छे कुशल अफसर के बारे में भी आपसे परीक्षा होगी। अच्छे प्रकार से आप अपने लिए सबसे पहले तो खुद से खुद को ही जानना जरूरी। हम कभी कभी ये भूल ही जाते हैं कि हम क्या है, हमारे परिवार का संबंध कितना कितना चलेगा, कैसे कैसे चलेगा। और ये जो शासन के साथ जुड़ करके काम करने जा रहे हैं, इसकी भी आयु है। इसकी आयु तो हमको मालूम रिटायरमेंट की आयु से जोड़ देंगे, लेकिन एक आयु और भी आपके सब रिश्ते नातों की भी बनती है, जिसको सरल भाषा में समझाएं तो ऐसे भी समझा सकते हैं कि हमारे अपने परिवार में अगर संबंधों की परिभाषा देखेंगे तो हमारी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, बच्चों, सबकी एक स्केल है। उस स्केल के बाहर कोई नहीं। हमारे नाना नानी, दादा दादी से संबंध एवरेज 25 साल सबका रहेगा। इसके बाहर कोई 2-4 साल इधर, 2-4 साल उधर, लेकिन एवरेज 25 साल रहेगा। आपके घर में बेटी होगी तो बेटी एवरेज 25 साल आपके यहाँ रहेगी, इसके बाद वो अपने ससुराल जाएगी, 1-2 साल आगे, 1-2 साल पीछे, इससे बात नहीं है। पत्नी आपके साथ आएगी तो 75 साल की अगर आयु आपकी एवरेज पकड़ लो तो एवरेज 50 साल पत्नी आपके साथ रहेगी, फिर पत्नी भी साथ छोड़ेगी। बेटा आपके साथ, बहू के साथ आएगा तो एवरेज 50 साल आपके साथ रहेगा, मान के चलो। फिर वो अपने नाती पोते में आप दादा दादी की भूमिका में आ जाओगे, तो अंततः आए आप अकेले और अकेले ही जाना। तो जो शिक्षण प्रशिक्षण की कहानी वो प्राइमरी में आप जब गए थे तब से लेकर आखिर तक हमारे पास इन सारी चीजों का निचोड़ हमको निकालना, और करने कराने के लिए कैसे कैसे अवसर, कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं, वो हम सबको कई जगह यहाँ जो किताबों में बताया गया है। ये शिक्षण से हमारा व्यक्ति बनता है और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व बनने में जो हमको सिखाया किताबों में ज्ञान तो सब कुछ है, तो क्या लाइब्रेरियन से अपेक्षा कर लेंगे उस सब चीजों को उत्तर दे दें? हम में से जो भी किताबों को ही पढ़ने जाएगा तो किताब पढ़ने वाले तो होते, लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद अपने मार्ग खोजना, अपने रास्ते खोजना। एक उदाहरण दे के बात खत्म करूंगा, लंबी तो नहीं करूंगा। AI प्रयोग को लेकर के एक अच्छा शिविर हुआ परसों हुआ, उसमें मैं गया था। तो आध्यात्मिक हमारे गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रणय पंड्या जी है ना, प्रणय जी वो है, उनका वो खुद डॉक्टर थे,
पीजी डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे, बाद में फिर वो अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा के प्रमुख बन करके वो इस हाल में चल रहे। अब उनने एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण था। उस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि 100 ऊँट थे और 100 ऊँट को पकड़ के रात को चरवाहे को उनको संभालना था, बांधना था, तो वो रस्सी बांधने लगा। रस्सी बांधते बांधते उनने 99 ऊँट बांधे और ऊँट बांधकर एक की रस्सी कम हो गई। अब उसने कहा इसको कैसे बांधे, तो वो मनोचिकित्सक थे, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ऊँट को खड़ा ऐसा कर दे जैसे रस्सी बंध रही है, और वो नाटक पूरा ऐसा करा कि वो घुटे तक खोल गई और बन गया। और उनका ऐसा मानना था कि दूसरे दिन सब ऊँट खोल दी, पर वो ऊँट हिला नहीं, क्योंकि उसकी रस्सी नहीं खुली, वो अपनी जगह नहीं खड़ा था। उसको लगा कि ऊँट बंधा ही है, और जब तक ये वापस उसने वो नाटक करा तो वो ऊँट चल दिया। अब ये वो बोल के चले गए। फिर मेरा नंबर आया, हमने कहा ये, मैंने उस उदाहरण को अपनी तरह से बढ़ाया। मैंने कहा देखो साहब, ये आपकी अच्छी बात है, आप मनोचिकित्सक हो, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी मुश्किल दूसरी। मेरे सामने भी वो 100 ऊँट दिख गए और वो 100 ऊँट को मुझे बांधना है, तो 100वां ऊँट कैसे बांधू? मैंने कहा आपने तो अपने ढंग से बांध दिया, मैंने अपने ढंग से बांध दिया, मैंने भी बगैर रस्सी के बांध दिया, पर मैंने वो सब नहीं किया जो आपने किया। हमने क्या किया? हमने कहा मैं तो उसको 3 तरह से बांध सकता था। 3 तरह से कैसे बांध सकता था? हमने कहा हमारा तो तरीका ऐसा है कि पहली बात वो जो ऊँट जहाँ है, उन ऊँट में से सबको रस्सी से गर्दन तक क्यों बांधो, उसकी रस्सी आगे करो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, पेड़ बांधते जाओ तो ऊँट अपने कहीं जाने वाले नहीं। दूसरा, फिर आप रस्सी नहीं देना और रस्सी उसे बांधना, तो एक पूंछ से दूसरे की पूंछ बांधता चला, मर गया तो भी नहीं जाएगा। हमारे पास तो रस्सी तैयार नहीं, आप ये देखो ना जागा रहो आप। और तीसरा आखिरी के भाई कुछ मत करो, ऊँट को घेरे करके इकट्ठा कर दो, और मालूम पड़ा कि वहां अपना एक आदमी चौकीदार खड़ा कर दो, काय की रस्सी बांधने क्या करना, उनका बाप ले जाएगा कैसे? हमारे पास तो यहाँ तीनों तरह का प्रशिक्षण में पुलिस वाले भी है। हमारी सबकी भूमिका है ना, हम क्या जा रहे हैं? समाज में लोग हम कई बार ये आकलन लाते हैं कि भाई देखो अमेरिका, देखो अमेरिका का कितना अच्छा सिस्टम, 10 रुपये एक पुलिस वाला, एक भारत में लाखों में एक पुलिस वाला बड़ा मुश्किल है। हिसाब किताब समझ में नहीं आता, कैसे नहीं आता? तो मैंने देखो इस देश की आबादी कितनी, देश की आबादी 145 करोड़, कोई 150 करोड़ बता रहे, तो सब मिला के पुलिस सारी जोड़ लो, कितनी रह जाओ? बहुत कम है, 10,000 में एक है यहाँ पे। नहीं आंकड़ा मैं बता, 13.5 लाख जल सेना, थल सेना, वायुसेना सब मिला लो, वो सारी पुलिस मिला लो पूरे देश, 26 लाख, दोनों को जोड़ दो 40 लाख के अंदर आबादी कितनी है? अब आकलन कर लो इसका, कहां गया कितने अपना हिसाब किताब। तो अब ये समझ में आता है कि ये आकलन तो बहुत गलत है, तो हम गलत है क्या? हमने कहा हम गलत नहीं। मेरा अमेरिका में शिकागो में मुझे यूडीए चेयरमैन के नाते से अपने उज्जैन के कामों को लेकर वहां महात्मा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया, तो मैं सम्मान समारोह में जब बोल रहा था तो मैंने इसके उदाहरण दिए कि आपका उदाहरण ये 10 पुलिस वाले थे या 9 पुलिस वाले थे, 9 आदमी थे, एक पुलिस वाला, इनके 10 गिनने का होगा, ये आपका तरीका है। क्योंकि आपके यहाँ पुलिस आधारित समाज है और हमारा स्व आधारित समाज है, हम स्व नियंत्रित लोग। तो हमारे यहाँ पुलिस गुंडों के लिए, समाज के लिए नहीं। हमारा समाज तो इतना सुसंस्कृत है कि वहां पुलिस कोई के घर के दरवाजे पहुंच जाए तो वो घर वाले, गांव वाले सब अपने आप को अपमानित महसूस करते। किसी गांव में पुलिस आ गई तो उस गांव वाले के कई सभ्य लोगों को नींद नहीं आती, हमारे गांव में पुलिस कैसे घुस गई? तो पुलिस का अपना एक रोल है, पुलिस का अपना काम। तो ये इस तरह से इन सारी व्यवस्थाओं को समझने समझाने के लिए मैंने सारी बातें कह करके आपको ये प्रशिक्षण की, भविष्य की शुभकामना भी दे दी। मेरा भाषण खत्म होने की तरह आ गया। हमने सबने अपने आप को इस तरह से दक्षता से निभाना भी है कि हम हर एक की आकांक्षा के साथ उसके खरे उतरे। हमारे लिए, अपने लिए भी सबसे पहले स्व से चालू करना। मैंने काम किया तो मुझे इस काम का संतोष है कि मेरे को अपने को अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और जो दी हुई आउटलाइन के आजकल को बड़ा अच्छा क्या बोलते हैं, बॉक्स के बाहर सोचना,
है ना। तो इसको क्या बोलेंगे कि जो चली चलेगी कि उससे बाहर जाकर के हम अपने इस समस्या को, काम को समझते हुए करते रहने की आदत डालें तो हमारे लिए, लेकिन उसमें भाव हमारा पवित्र होना चाहिए। ये दोनों चीज, दोनों खतरे, वायुयान से उड़ने के भी मजे और वायुयान से ट्विन टावर को गिराने के भी हमें उदाहरण दे। तो खतरे से खाली नहीं, मनुष्य का दिमाग भी बड़ा सब प्रकार का है, लेकिन ये जो अपने को पावर मिल रही है, इस पावर में हमारे साथ अपने को परिष्कृत करने का बहुत बड़ा अवसर है। बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ आपको परमात्मा ने ये मौका दिया और आप तो भाग्यशाली हो कि आप अगर अच्छे से काम करते थे तो 30-35 साल आपको हिला नहीं सकता। हम तो हर 5 साल में परीक्षा देके आते हैं, हमारी तो अलग कठिनाई, इसलिए हम उस कठिनाई से रोज तैयार रहते अपने आप उस व्यवस्थाओं के आधार। लेकिन जब भी समय मिले, जितना मिले उस समय का सदुपयोग करें। मेरी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ ब्रीफिंग के लिए। और अब कार्यक्रम की स्मृति को सहेजने के लिए हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट करें।